और इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश की सच्चाई लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। ईरान के गैस फील्ड पर इजराइल के हमले के बाद ट्रंप ने अब डैमेज कंट्रोल किया तो ईरान भड़क गया। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल के कमांडर अब दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। उधर आईआरजीसी के प्रवक्ता ने भी धमकी दे दी कि अब दुनिया भर में उनके पर्यटन स्थल, रिसोर्ट और एंटरटेनमेंट जोन सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ईरान ने जंग का रुख बदल दिया है। ट्रंप ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर सबसे ताकतवर हमला किया। तेहरान ने पलटवार किया और कतर में रास लफान गैस फील्ड को जला दिया। और फिर जंग में एंट्री हुई ट्रंप की। दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स को उड़ाने की धमकी दे डाली, लेकिन अगले ही पल उन्होंने ही सब कुछ रोक दिया। ट्रंप बोले, एनर्जी साइट पर अब और कोई अटैक नहीं। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गैस फील्ड पर हमला अकेले इजराइल का था। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप की बात मानेंगे और गैस फील्ड पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। ट्रंप के इस बयान का असर ये हुआ कि जिस कच्चे तेल के दाम $119 प्रति बैरल पहुंच गए थे, वो सीधे $107 प्रति बैरल पर आ गए। तो क्या सुपर पावर जंग में एग्जिट गेट तलाश रहा है, या ये सब एक ट्रंप का नया ट्रिक है? क्योंकि ईरान चुप नहीं है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। तेल अवीव में एयर रेड सायरन बजने लगे और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर के धमाकों की आवाज पूरे शहर में गूंजने लगी। ये वीडियो इजराइल की एक ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद सामने आया। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा, युद्ध के दौरान भी मिसाइल का प्रोडक्शन जारी है। इस साल ईरान का मिसाइल उद्योग उच्च स्तर पर काम कर रहा है और उत्पादन या स्टॉक को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी धमकी दी कि अब तक हमने बहुत कम ताकत दिखाई, सिर्फ सब्र दिखाया। अगर फिर इंफ्रा हिट हुआ तो कोई दया माया नहीं, पूरा हमला करेंगे। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स में जिस गैस फील्ड पर हमला किया, वो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। इजराइल के हमले के बाद प्रोसेसिंग फैसिलिटी में आग लग गई। इस हमले के बाद ईरान ने जोरदार पलटवार किया। कतर में रास लफान एलएनजी प्लांट, कुवैत का मीना अल अहमादी रिफाइनरी और सऊदी और यूएई में तेल ठिकानों को निशाना बनाया। और ईरान की इसी पलटवार के बाद ट्रंप के तेवर में नरमी दिखी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इजराइल के हमलों पर सफाई दी। अब सवाल है, क्या तेहरान के पलटवार के बाद ट्रंप बैकफुट पर हैं? क्या वो जंग में एग्जिट ढूंढ रहे हैं? ट्रंप ने हॉर्मुज के लिए 7 देशों से वॉरशिप मांगे। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ने मना कर दिया। साफ कह दिया, ये हमारी जंग नहीं है। तो क्या इस जंग में ट्रंप अकेले पड़ रहे हैं? अपने कई बयानों में वो कह चुके हैं कि इस जंग का असर इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा और ये जंग जल्द ही खत्म होगी। We don't need much. We don't need anything. I mean, honestly, we don't need anything from Japan or from anyone else, but I think it's appropriate that people step up. डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी छवि आक्रामक फैसलों की रही है, अब सवाल ये है कि क्या सच में वो बैकफुट पर हैं, या जंग में ये उनका कैलकुलेटेड पॉज है? क्या अमेरिका अब किसी सीधे टकराव से बचना चाहता है, या दुश्मन को भ्रम में रखना चाहता है, या फिर घरेलू और वैश्विक दबाव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है? और सबसे अहम, क्या अमेरिका धीरे धीरे इस संघर्ष से एग्जिट तलाश रहा है?
19 मार्च को ट्रंप ने साउथ पार्स पर हमला रोकने का ऐलान किया। 19 मार्च को ओवल ऑफिस में जापान के पीएम से मीटिंग की और नेतन्याहू को रोकने का दावा किया। इसी दिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा उन्होंने ट्रंप की बात मान ली है। 19 मार्च को उनका सोशल मीडिया पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी जंग में वो सैनिकों को नहीं उतारने वाले हैं। उधर ट्रंप के दो बड़े-बड़े युद्धपोत भी जंग के मैदान से लौटते हुए नजर आए। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन, ये वो जहाज हैं जिन्हें दुनिया अजेय मानती है, लेकिन सैटेलाइट इमेज में ये दोनों युद्धपोत पीछे हटते दिखे। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ईरान के तट से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर था, ओमान की खाड़ी में, जहां तेहरान के ड्रोन और गन बोट से उसका सामना हुआ और बाद में 1100 किलोमीटर दूर ओमान के सलालाह पोर्ट के पास पहुंच गया। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी लाल सागर से जेद्दा पोर्ट के पास शिफ्ट हो गया। ईरान ने दावा किया कि बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक ने अमेरिकी युद्धपोत को पीछे हटने पर मजबूर किया। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया, लेकिन सवाल अब भी ट्रंप के एग्रेशन और अमेरिका के अटैकिंग तेवर पर है। ट्रंप का टोन बदला, क्या जंग से दूरी बना रहे हैं? साउथ पार्स पर ब्रेक, क्या ये डी-एक्सलेशन का संकेत है? इजराइल को चेतावनी, क्या अमेरिका पीछे हट रहा है? सीधे टकराव से बचना, क्या ट्रंप नया रास्ता चुन रहे हैं? ट्रंप का नो अटैक मैसेज क्या वॉशिंगटन एग्जिट प्लान पर है? एक अहम सवाल यह भी कि क्या ट्रंप की प्राथमिकता जंग से ज्यादा खाड़ी को कंट्रोल करने की है? I want to close these opening remarks with one other fake news, and that is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? नेतन्याहू कह रहे हैं कि ट्रंप को कोई कमांड नहीं कर सकता। तो क्या वाकई अमेरिका अपने फैसले खुद ले रहा है, या फिर जमीन पर जो हो रहा है वो बयान से अलग है? क्योंकि जंग में अमेरिका और इजराइल के दो पहलू हैं। एक तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका सीधे शामिल होने से बचता दिख रहा है। तो क्या ये कोऑर्डिनेशन है या दूरी? क्या ये संभव है कि इजराइल आगे रहे और अमेरिका पीछे से सपोर्ट करे, या फिर अमेरिका सच में इस जंग की सीमा तय करना चाहता है? अगर ऐसा है तो फिर ट्रंप का नो अटैक मैसेज सिर्फ सलाह था या फिर रेड लाइन? और अगर रेड लाइन थी तो क्या इजराइल उसे मानने को मजबूर हुआ? उधर ईरान मिसाइल हमले जारी रखे हुए है, बयान और सख्त हो रहे हैं, लेकिन सवाल है क्या ईरान पूरी ताकत से जवाब दे रहा है या अभी भी कंट्रोल्ड रिस्पांस दे रहा है? कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान यूएई पर 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1600 से ज्यादा ड्रोन से अटैक कर चुका है। कतर पर 160 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 70 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर चुका है। कुवैत पर 250 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 470 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। सऊदी अरब पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर चुका है, जबकि बहरीन पर भी 120 से ज्यादा मिसाइलें और 190 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। इस जंग में सबसे बड़ा सवाल कौन किसके साथ है? अमेरिका ने सहयोग मांगा, लेकिन कई देशों ने दूरी बनाई। तो क्या ये ग्लोबल सपोर्ट की कमी है या देश इस जंग से खुद को बचाना चाहते हैं? अगर सुपर पावर को खुला समर्थन नहीं मिल रहा तो क्या इससे उसकी रणनीति बदलेगी? एक तरफ जमीन पर हमले, दूसरी तरफ मार्केट में गिरावट। तो क्या इकोनॉमी वॉर को कंट्रोल कर रही है? तो क्या इस जंग का रुख बाजार तय कर रहे हैं? क्या ट्रंप वाकई जंग से बाहर निकलना चाहते हैं या वो जंग को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या ये एग्जिट है या री एंट्री से पहले की तैयारी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जंग खत्म होने की तरफ है या अभी सिर्फ अपनी दिशा पकड़ रही है? और इस जंग के बीच स्विट्जरलैंड ने अब अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका को हथियार देने पर रोक लगा दी है। उधर हॉर्मुज पर नेटो के इनकार के बाद ट्रंप आग बबूला हैं। उन्होंने कह दिया
कि अमेरिका के बगैर नेटो कागजी शेर हैं, वहीं इजराइल ने पहली बार उत्तरी ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान का पलटवार जारी है। ईरान गिन गिन कर बदला ले रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल को बराबर की टक्कर दे रहा है। ट्रंप के जंगी जेट F-35 से ईरान की मिनी मिसाइल टकराई, धमाका हुआ, आग की लपटों में लड़ाकू जेट घिरा। इसके बाद दो कहानी बनी, एक ईरान सुना रहा है, दूसरी अमेरिका बता रहा है। ईरान का दावा है कि इजराइल अमेरिका से युद्ध में उसने सबसे बड़ा शिकार कर लिया। ईरान ने ट्रंप का F-35 उड़ा दिया। ईरान ने सुपर पावर का घमंड तोड़ने का दावा किया है। अमेरिका ने भी माना कि उसके सबसे घातक जंगी जेट को ईरान के रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने हिट किया है। जिस जंगी जेट के पास स्टेल्थ पावर है, जिस जंगी जेट को रडार तक नहीं पकड़ सकते, उसे ईरान ने अपनी मिनी मिसाइल से धुआं धुआं कर दिया है। युद्ध इतिहास में पहली बार F-35 को इस तरह पीटा गया है। मगर अमेरिका कह रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी, ईरान की मिसाइल ने F-35 को नुकसान पहुंचाया, लेकिन फाइटर जेट वापस अपने बेस पर लौटने में कामयाब रहा और पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर अमेरिका की मान ली जाए तो भी ईरान का कारनामा कोई कम नहीं, क्योंकि जिस जंगी जेट को अमेरिका अजेय बताता है, उस पर हमला हुआ है। हमला भी भयानक है। मगर ईरान अकेले ये कैसे कर पाया? अमेरिका अब इसे जानने में लगा हुआ है, क्योंकि ईरान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं जिससे वो F-35 को ट्रैक कर सके। स्टेल्थ जेट को ट्रैक करने और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमले की पावर कुछ ही देशों के पास है। तो फिर ईरान के किस हथियार से F-35 को उड़ाया गया? ईरान ने 358 मिसाइल, जिसे SA-67 भी कहते हैं, इसी के जरिए F-35 पर हमला किया। यह मिसाइल एक तरह का लोइटरिंग ड्रोन है, जो एक इंफ्रारेड सेंसर से लैस होता है। जब जंगी जेट धीमी रफ्तार से उड़ रहे होते हैं तो इससे निशाना साधा जा सकता है। ईरान ने अमेरिका की 1 दर्जन MQ-9 रीपर ड्रोन को 358 मिसाइलों से ढेर कर दिया है। अब F-35 पर हमला होने का मतलब है ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कम से कम इजराइल तो अभी ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं करने वाला। पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि ईरान में तख्ता पलट तक युद्ध चलता रहेगा। नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से अपील की है कि वो सड़कों पर आकर खामनेई सरकार को उखाड़ फेंके। פועלים עכשיו לא רק כדי להשמיד את הטילים הבליסטיים ואת תוכניות הגרעין שנשארו, מעט נשאר, אלא גם להשמיד את התעשיות שמאפשרות לייצר את התוכניות הללו. וכבר עכשיו, לאחר 20 יום, ईरान के तेहरान, परचिन, केरमान, अराक और बंदरे लेंगे पर इजराइल डिफेंस फोर्स का सबसे तूफानी हमला जारी है। लेकिन नेतन्याहू के लिए एक डरावनी जानकारी आयरन डोम टीम से मिली है, जहां ईरान की घुसपैठ के सबूत मिले हैं। इजराइल के एक रिजर्व सैनिक के खिलाफ गंभीर चार्जशीट फाइल की गई है। इजराइल मिलिट्री का यह सैनिक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पर काम करता है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी रज कोहेन ने ईरानी ऑपरेटिव्स को आयरन डोम की जानकारी ट्रांसफर की है। रज कोहेन को शिन बेट ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तार किया। ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस ऑपरेशन की सेंसिटिव डिटेल जुटाकर सटीक हमलों को अंजाम दिया है, जिससे अलर्ट होकर इजराइल ने ईरान के जासूसी नेटवर्क पर एक्शन लेना शुरू किया है। मगर नेतन्याहू से ट्रंप की नाराजगी नई टेंशन बढ़ा रही है। ट्रंप ने ईरान के पावर सेंटर पर इजराइल को दोबारा हमला नहीं करने की सख्त चेतावनी दे डाली है। You talked to Prime Minister Netanyahu about attacking the oil and gas fields. Yeah, I did. I told him don't do that, and he won't do that. ट्रंप को एनर्जी सेंटर पर हमले के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। उन्हें यह भी यकीन हो चुका है कि ईरान जल्द सरेंडर नहीं करेगा।
इसीलिए अमेरिका ने ईरान में सेना उतारने का सिग्नल दिया है। ट्रंप का प्लान ईरान के कर्ग आइलैंड पर कंट्रोल करने का है, जिससे ईरान की समुद्री नाकाबंदी का तोड़ निकाला जा सके। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक इस मिशन में अमेरिका 2500 मरीन सैनिकों को खर्ग आइलैंड पर उतारने का प्लान बना रहा है। ईरान से सिर्फ 15 मील दूर खर्ग आइलैंड से ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल बाहर भेजा जाता है। अमेरिका खर्ग द्वीप पर कब्जा कर ईरान को हॉर्मुज गलियारा फिर से खोलने पर मजबूर करने की रणनीति बना रहा है। ट्रंप ने ईरान पर युद्ध थोपने के आरोपों पर सफाई भी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले के बारे में किसी को इसलिए कुछ नहीं बताया गया क्योंकि ये एक सरप्राइज है, जैसा सरप्राइज दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को दिया था। We had to surprise him, and we did. And because of that surprise, we knocked out, the first 2 days, we probably knocked out 50% of what we, and much more than we anticipated doing. So if I go and tell everybody about it, there's no longer a surprise. सुपर पावर ने हमला कर चौंकाया है तो ईरान भी पीछे नहीं। लारिजानी की मौत के बाद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लड़ाके मोहम्मद बाघेर कालिबाफ अब वॉर कमांडर बने हैं। कालिबाफ ईरान की संसद के स्पीकर हैं। उन्हें अमेरिका इजराइल का कट्टर विरोधी कहा जाता है। ईरान के तेल भंडार पर हमलों के बाद कालिबाफ ने ये धमकी दी है। आंख के बदले आंख की कसम लागू हो गई है और टकराव का एक नया लेवल शुरू हो गया है। ईरान दावा कर रहा है युद्ध लंबा चलेगा। अमेरिका जल्दबाजी में है। इजराइल इत्मीनान से ईरान का सरेंडर चाहता है, लेकिन इस युद्ध से खाड़ी देशों की हालत खराब हो रही है। दुनिया भर में टेंशन बढ़ती जा रही है।